हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। यार आज जो है मैंने ये 20 सेट ऑफ एमसीक्यू का मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए ये सब। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप्स बनाए हैं ताकि थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप सबका क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी फैक्ट्स तो यार सब रट ही लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्स का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हाउएवर इट ऑल्सो मतलब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनसे बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि विच फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विशेस अर्ली होमिनिड्स फ्रॉम अदर प्राइमेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब होमिनिड्स और जो अदर उसके प्राइमेट्स थे पहले वाले, ठीक है, अगर उनके एवोल्यूशन के अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा फीचर है जो होमिनिड्स को डिस्टिंग्विश करता है। तो आप ऑप्शन ए देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज सेइंग डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकल कॉर्ड्स। एबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है एबिलिटी टू यूज सिंपल स्टिक्स एज टूल्स। थर्ड ऑप्शन है लार्ज कैनाइन टीथ। एंड फोर्थ है हैबिचुअल बाइपेडल लोकोमेशन। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये आंसर बहुत क्लियर है कि होमिनिड्स और होमिनॉइड्स में जो डिफरेंस था वो हैबिचुअल बाइपेडल लोकोमेशन का ही एक ये मेन डिफरेंस था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। Habitual bipedal locomotion is the key anatomical change that sets hominids apart from other primates. It is visible in the shape of the pelvis, the alignment of the knee joint, the structure of the foot, and position of the foramen magnum at the base of the skull. Or because it appears early in the fossil record and it is so distinctive, bipedalism is considered a defining marker of hominid evolution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the study of prehistory, what is the main reason archaeologists rely heavily on material remains rather than written records? तो ये पूछना चाह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल रिमेन्स पे क्यों रिलाई करते हैं रिटन रिकॉर्ड से ज़्यादा प्री हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे अगेन प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो इसमें काफ़ी बहुत सिंपल है। मतलब ये तो मैंने ऑप्शन देखे भी नहीं, वैसे ही समझ में आ रहा है। तो रिटन रिकॉर्ड्स आर यूजली बायस्ड while objects are neutral. Option 1 is this. Option B is material remains are always more accurate than written text. Material culture is easier to interpret than documents. And prehistory refers to periods before the invention of writing. मेरा फर्स्ट वीडियो का मैंने फर्स्ट जो आपको डिफरेंस समझाया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में, वो यही था कि प्री हिस्ट्री में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं बट नो रिटन एविडेंस। तो भाई उनके पास जब रिटन एविडेंस मौजूद ही नहीं है तो उनको रिलाई ही मटेरियल रिमेन्स पे करना पड़ेगा। देयरफॉर प्री हिस्ट्री रेफर्स टू पीरियड्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप फिर से इसमें। प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। So there are no written records from those times for archaeologists to study. Because of this, the main evidence comes from material remains only, such as tools, bones, and settlements. Now, these objects, when carefully analyzed, reveal information about technology, diet, social structure and environmental adaptations. तो आप ये बाकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और काफ़ी कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्डअप हो जाएगी। एकदम कोर कंसेप्ट्स हैं जो आपके ब्रशअप ये एमसीक्यूज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दिस इज एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन। विच होमिनिड स्पीशीज इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड with the earliest widely accepted stone tool tradition known as the old one industry। अब याद रखिए ये मैंने जो पूरा एम सी क्यू सेट बनाया है ओनली फर्स्ट चैप्टर ऑफ एन सी आर टी 11th क्लास का जो है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री उससे बनाया है और उस पर बेस उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ड है। एंड हाईली प्रोबेबल है कि मतलब क्वेश्चंस इस तरह से ही फॉर्म होते हैं। ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए होमिनिड स्पीशीज़ कौन सा इसमें से जो है वो अर्लीस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्टोन टूल ट्रेडिशन ओल्ड वन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो होमोसेपियंस है, होमो एबिलिस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस फेरेनेसिस है, होमो इरेक्टस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा होमो एबिलिस। नाउ देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Homo habilis, the Oldowan industry named after Olduvai George, consists of deliberately flaked stones used primarily for cutting and chopping. Archaeological layers from about 2.4 million years ago show that these tools occur alongside fossil identified as Homo habilis. ये हैंडीमैन है इसका जो मीनिंग है। ठीक है, ये क्लियर एनसीईआरटी से ही है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वीडियोस में भी देख सकते हैं मेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फोर्थ इन द लाइन।
Now, what is the key difference between the Acheulean and older one Stone Age? Again, ये काफ़ी important question है, ठीक है. Now, ये जो दो वर्ड्स हैं ना, आपको इसी से काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. ऑप्शन वन इज Acheulean includes large bifacial hand axes, older one most simply flakes and choppers. Second option is older one tools were only used for hunting, Acheulean only for gathering. Older one tools are associated with Homo sapiens, Acheulean with Homo habilis. Acheulean tools were made of metal and older one of stone. तो एक्चुअली ये तो ऑप्शन हो ही नहीं, होना ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टोन के बने हुए थे. However, the correct answer is this. Acheulean is a more advanced version than older one industry. यहाँ पे आपकी bifacial hand axis कुल्हाड़ी यहाँ पे आ गई है, ठीक है. तो दिस इज द राइट आंसर. अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका. Acheulean includes large bifacial hand axes. Older one most simply flakes and choppers. The older one industry is characterized by relatively simple stone flakers struck from coarse and basic choppers with one worked edge. These tools date back to around 2.6 million years ago and are associated mainly with Homo habilis. ठीक है. Acheulean industry मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में आई है देन आपका ओल्ड वन इंडस्ट्री से. सो इट डेट क्या है इसकी 1.7 मिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है. नाउ दीज Acheulean tools they show more planning, symmetry and skill, indicating advances in cognition and motor control. तो इसके लिए भाई आप वो ध्यान रखिए, ठीक है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हाउ ब्रेन का साइज इंक्रीज होगा तो हाउ उसको स्किल ज़्यादा आएगी. ज़्यादा स्किल नीडेड के लिए अगेन लार्ज ब्रेन की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके लिए लार्ज ब्रेन की फिर से रिक्वायरमेंट है. तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो मैंने वीडियोस में समझाया है उससे ये समझ सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. दिस इज फिफ्थ इन द लाइन. वाई इज द डिस्कवरी ऑफ फॉसिलाइज्ड होमिनिड फुटप्रिंट एट लेओताली इन तंजानिया सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एवोल्यूशन? ठीक है भाई, ये आप मेरी वीडियो देखेंगे अगेन, उसमें बहुत क्लियरली मैंने बता रखा है और सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ आंसर इज दैट दे डेमोन्स्ट्रेट हैबिचुअल बाइपेडल वॉकिंग इन अर्ली होमिनिड. ठीक है. और अगर ऑप्शन भी देख लेंगे तो उनका कोई सेंस बन नहीं रहा है. दैट दे शो एविडेंस ऑफ अर्ली यूज ऑफ फायर, दे प्रूव अर्ली hominid already had large brains, they contain written symbols used for. So bipedalism is one thing that actually वो उसका क्लियर एविडेंस हमको जो मिलता है वो लेतवेली तंजानिया से ही मिलता है. इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम. एक्सप्लेनेशन that they demonstrate habitual bipedal walking in early hominids. The Leotheli footprints dating to roughly 3.6 million years ago preserve the walking patterns of hominids moving across soft ash that later solidified. The impressions show a well-developed arc, a forward-pointing big toe, and a stride that strongly suggests regular upright walking. आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, आप एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. और बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं. बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इन द लाइन इज, नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़ व्हाट इज मेंट बाय नोमैडिक वे ऑफ लाइफ? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बट अगेन नोमैडिक का आपको मतलब समझ में आ जाएगा. ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें. स्टेइंग इन वन विलेज एंड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, ये तो सेटल्ड लाइफ की तरफ हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है. तो दिस इज ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. लिविंग परमानेंटली इन लार्ज स्टोन हाउसेज, अगेन सेटलमेंट नहीं है तो नोमैडिक कैसे हो जाएगा, और एक ही जगह पे रह रहे हैं तो ये भी गलत है. ट्रेवलिंग ओनली फॉर ट्रेड वाइल कीपिंग फिक्स्ड होम्स, अगेन ये भी नहीं है. नाउ लास्ट ऑप्शन है मूविंग पीरियोडिकली सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्स, ये क्लियर आंसर है आपका. इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. मूविंग पीरियोडिकली इन सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज डिस्क्राइब्स अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ. Hunter-gatherer bands do not depend on fixed fields or permanent herds. Instead, they obtain food from hunting animals, fishing and gathering wild. Okay, yeah. Now, why this distinction between nomadic life and settled life is important. It is actually important to understanding the diversity of early human life phase. Okay. Now, next question is, it's seventh in the line again. Why are stone tools considered such an important source of evidence for understanding prehistoric hunter gatherers? कि भाई स्टोन टूल्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट एविडेंस क्यों समझे जाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स? स्टोन सर्वाइव्स, ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें. फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन सर्वाइव्स वेल ओवर लॉन्ग पीरियड्स एंड रिवील्स टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर. यार लग तो मुझे ही रहा है, पर बाकी आगे देख लेते हैं. स्टोन टूल्स डायरेक्टली रिकॉर्ड द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि स्क्रिप्ट तो है ही नहीं बॉस. Stone tools are the only objects ever used by early humans. हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं है.
स्टोन टूल्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड शो रिलीजियस बिलीफ, ये भी नहीं है, यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट स्टोन सर्वाइव्स वेल ओवर लॉन्ग पीरियड्स एंड रिवील्स टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियर। इसका आंसर देख लेते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। Stone survives well over long periods and reveals technology and behavior. Because stone is durable, prehistoric tools made from it often remain long after other materials have decayed. मतलब ये है कि जो उसके टूल्स हैं प्री हिस्टोरिक, वो काफ़ी स्टोन के बने हुए काफ़ी टाइम तक बने रहते हैं। और इसके बजाय कि जो अदर मटेरियल से बने होते हैं। द वे स्टोन्स वर सेलेक्टेड, शेप्ड एंड यूज्ड provides evidence at the skills of the skills, needs and creativity of hunter gatherers. Different tool types such as scrapers, blades, pointers, and hand axes reflect activities like cutting meat, processing hides, woodworking, and hunting. आप इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम 8 इन द लाइन। What does the term fossil refer to in the study of human evolution and prehistory? जो एनसीईआरटी में साइड में दे रखा है ना फॉसिल का डेफिनेशन, वहाँ से उठा है। हम देख लेते हैं ऑप्शन। मॉडर्न बोन्स बरीड ओनली अ फ्यू ईयर्स अगो, नो यार, ये तो बहुत लंबे टाइम तक दबे रहते हैं, गलत है। ओनली कंप्लीट स्केलेटन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, कंप्लीट स्केलेटन्स अब भी हो सकता है, तो नहीं लग रहा मुझे। प्रिजर्व रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बोन्स एंड फुटप्रिंट्स, ये कुछ ज़रा सही लग रहा है, इसको एक बार राइट देख लेते हैं। यानी ओल्ड पीस ऑफ स्टोन, स्टोन नहीं यार, ये तो लिविंग बींग्स एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, तो भाई यही है, सही इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। Preserved remains or traces of ancient organism including bones and footprints are called fossils. अब fossils का definition मैंने अपने वीडियोस में भी दे रखा है। एंड पैलेओएंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम स्टोन से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी को पैलेओएंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, फॉसिल्स ऑफ होमिनिड बोन्स एंड टीथ्स आर वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, आप इसको देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दिस इज 9th इन द लाइन। Which of the following best explains why early hominids began using tools made from stones and other materials? क्या ये है कि भाई होमिनिड्स ने स्टोन और अदर मटेरियल से टूल्स बनाने क्यों शुरू किए? ऑप्शन देख लेते हैं। टू अडेप्ट बेटर टू देयर एनवायरनमेंट बाय एक्सेसिंग न्यू फूड सोर्सेज एंड टास्क, थोड़ा सा सही लग रहा है यार ये, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टू एक्सप्रेस आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ओनली, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ओनली विद नो प्रैक्टिकल दैट, ऑप्शन। To immediately start building large cities and monuments? No, not at all. इतनी कहाँ एडवांस हुए हैं भाई अभी? Because their hands were too weak to perform any task without tools. Sorry, यही है राइट आंसर, ऑप्शन ए। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टू अडेप्ट बेटर टू देयर एनवायरनमेंट बाय एक्सेसिंग न्यू फूड सोर्सेज एंड टास्क, एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर अर्ली टूल यूज। Stone and other tools helped early hominid cut, scrape, pound, and dig, making it possible to eat meat more efficiently, crack open nuts, or process roots that would otherwise be difficult to handle. तो ये आंसर है इसका, आप बाकी पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दिस इज 10th इन द लाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बॉस कि इन प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर सोसाइटीज व्हाट वाज द टिपिकल पैटर्न और डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन सजेस्टेड बाय मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये ना बिल्कुल एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसमें सेंट्रल क्वेश्चन जो आता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो मैन और वुमेन के बीच में कैसे डिवाइडेड थी, ये उससे रिलेटेड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वुमेन एक्सक्लूसिवली हंटेड लार्ज एनिमल्स एंड मैन स्टेड एट कैंप्स, नॉट एट ऑल। मैन मेनली हंटेड लार्जर एनिमल्स while women focused more on gathering plant foods and small scale tasks. This appears to be somewhat right. Okay, लगा लेते हैं टिक। सो देयर वॉज नो वर्क एट ऑल बिकॉज फूड वॉज ऑलवेज अबंडेंट। ओ, भागना पड़ता था भाई शिकार करने के लिए। मैन एंड वुमेन बोथ यूजली एंगेज ओनली इन फार्मिंग, फार्मिंग तो आई नहीं थी, ये कहाँ से आ गया? यही सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Men mainly hunted larger animals while women focused more on gathering plant foods and small scale tasks. Many anthropologists suggest this pattern only. ठीक है, this does not mean that roles were rigid or identical everywhere, but broadly, men often undertook physically demanding hunts that could involve risk or long absences, whereas women collected plant foods, shellfish, and small animals and cared for children. इसका explanation आप देख लेना। Now 11th question in the line. Which dating method is commonly used to determine the approximate age of organic material? ठीक है, such as charcoal or bone, or from prehistoric sites up to about 50,000 year old.
भाई इससे पुरानी होती है ना, वो मेथड यूज़ नहीं होता है। इसका जो आंसर है ये तो मैं बिना थे कि आपको कार्बन 14 डेटिंग बता दूंगा, ये है। ठीक है, बाकी कोई है ही नहीं क्योंकि ये डेटेड नहीं है। ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है ना कि आपकी हाफ लाइफ जो है उससे कैलकुलेट होता है कि मटेरियल के अंदर कितना कार्बन का जो सब्सटेंस है वो बच रहा है। इससे ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, 50,000 साल से पुराना, तो पूरा कार्बन वो कंज्यूम हो चुका होता है। तो आप कार्बन 14 डेटिंग से उसकी एज का पता नहीं लगा सकते हैं फिर। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है, यूज टू डेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक साइट्स अप टू अबाउट 50,000 ईयर ओल्ड। Living organism absorb C14 while they are alive, but once they die, this radioactive isotopes begin to decay at a known rate. By measuring how much C14 remains in the sample of charcoal, मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस मेथड हैज़ बीन फंडामेंटल इन कंस्ट्रक्टिंग chronologies for hunter-gatherer societies, the spread of agriculture, and many other prehistoric developments. Yes, now this is 12th question in line. Which statement best describes the lifestyle of Paleolithic hunter-gatherers? And they lived in small mobile bands and obtained food by hunting, fishing and gathering wild plants. ये लग रहा है, ये ऑप्शन देख लेते हैं अभी। दे यूज आयरन तो भाई आया ही नहीं अभी, बहुत बाद में आएगा। तो आयरन तो अभी आया ही नहीं हंटर गैदरर्स की सोसाइटीज़ में। और दे वर फुली अर्बनाइज्ड पीपल, फुली अर्बनाइज्ड एट ऑल। सिविलाइजेशन तो बहुत बाद की चीज़ है। अर्बनाइजेशन आ गया तो सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो सिविलाइजेशन तो अभी कोई है ही नहीं। ठीक है, नो दिस ऑप्शन इज नॉट एट ऑल। दे रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटेड, एग्रीकल्चर भी नहीं आया। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो न्यूलिथिक एज आ जाएगी। ऑप्शन तो बिल्कुल गिरा था, यही ऑप्शन सही है इसका मतलब। And the correct answer is Ray only. Now they lived small mobile bands and obtained foods by hunting, fishing and gathering wild plants. Paleolithic hunter-gatherers depended on wild resources, not cultivated fields or permanent herds. क्योंकि ये सब बात के फीचर्स हैं हमारे। Now next question is 13th in the line. In the study of human evolution, what is the significance of the increase in cranial capacity, brain size, observed in the genus Homo compared with the early hominids? भाई आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म याद करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग, यही है सोशल बिहेवियर, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा दिमाग चाहिए। ये इंसान के एवोल्यूशन को शो करता है। दैट इज़ वाई करेक्ट आंसर इज दिस ओनली, बाकी हो ही नहीं सकता। स्टॉप यूजिंग टूल्स, नॉट एट ऑल। इट इमीडिएटली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ना बहुत बात की चीज़ है। डेड नो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर और कल्चर, सॉरी मैम, यही है राइट आंसर। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर complex tool making, social behavior, and language potential. Fossil skulls of Homo erectus and later species show significant expansion of the brain case compared to earlier hominids like Australopithecus. तो आप देख लेना, ये बात का है, ये सिंपल है बहुत। ठीक है, कि लार्ज एंड ब्रेन साइज जो हुआ है उसकी वजह से, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म याद रखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको एकदम दिमाग में क्लिक करेगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज 14th in the line. Which of the following is a characteristic feature of Neolithic societies that clearly distinguishes them from early Paleolithic hunter-gatherers? भाई खेती और एनिमल हस्बेंड्री है इसका आंसर। अब मेरे को ऑप्शन ही नहीं देखना। नोमैडिक मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाइल्ड फूड, नो। नियोलिथिक में तो सेटलमेंट आ गया ना, पहले की तरह घूमेंगे तो नियोलिथिक में क्या डिस्ट्रिक्ट, नॉट एट ऑल। यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग, नॉट एट ऑल। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन स्टोन टूल्स, नॉट एट ऑल। ये रहा, यही ऑप्शन तो मैं खोज रहा था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सेटल्ड एग्रीकल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक सोसाइटीज़। न्यूलिथिक में यही है कि रेवोल्यूशनरी क्यों था, क्योंकि वो इसलिए था कि वहाँ पे आदमी अब ठहराव कर सकता था अपनी ज़िंदगी में, एक जगह पे रुक सकता था। अब एक जगह पे रुक सकता था तो वो एग्रीकल्चर के लिए रुकता था। एग्रीकल्चर उसको नॉलेज होने लगी, कहाँ कहाँ से नॉलेज हुई, किस क्रॉप कब उगेगी क्या उगेगी, इट केम थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्व करा उसने नेचर को, तो उसके लिए रुकना था उसको। तो जब रुका तो सेटल हो गया, खेती करने लगा। दैट वॉज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ न्यूलिथिक सोसाइटीज। Now this question is 15th in the line. How do cave paintings and rock art contribute to our understanding of prehistoric hunter-gatherer societies? Now ये क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम करे हैं वो इस तरह से करे हैं, थोड़ा आपको सोचना पड़े। ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। आप इसलिए देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो पूरे आपके कंसेप्ट को ब्रश अप कर रहे हैं। नाउ ऑप्शंस देखते हैं। दे शो दैट ऑल प्री हिस्टोरिक पीपल लिव्ड इन केव्स परमानेंटली। यार एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ को तो हटा देना चाहिए।
They are purely decorative and often no historical at all. They provide visual clues about animals, rituals, and symbolic thinking. ये थोड़ा सही लग रहा है. They serve as direct written text at all explaining laws and dates. ये है भाई सही. Option C is the right answer. They provide visual clues about animals, rituals, and symbolic thinking. Cave paintings, engravings, and rock art across region Europe, Africa, and depict a range of large animals, geometric patterns. अब explanation देख लेना इसका. अब next question देखते हैं. 16th in the line. Now, why is the site of Old Dubai Gorge in Tanzania particularly important for the study of human evolution and prehistory? Old Dubai Gorge की जो site है वो क्यों important है? Written option देखते हैं हम. Contains the earliest known written law code. ये गलत है यार. written कहाँ से आ गया? It is the site of earliest known city with stone buildings. Not. It was the first place where iron. गलत. ये आयरन बहुत बात की चीज़ है. मैंने ये इसलिए आपको लगाया है ताकि आप प्रोनोलॉजिकली अपने माइंड में सेटअप कर सको कि कोई चीज़ कब आई है. और लास्ट ऑप्शन ही अब सही बचता है तो यही होगा. इट हैज़ प्रोवाइडेड अ रिच सीक्वेंस ऑफ होमिनिड फॉसिल्स एंड स्टोन टूल्स स्पैनिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स. बिल्कुल सही है ये. देख लेते हैं ओल्ड डिवाई जॉर्ज भाई साहब. Rich sequence of hominid fossils and stone tools spanning millions of years. Old Dubai Gorge is famous for its well-preserved stratigraphy, which records a long history of hominid occupations. Stratigraphy होती है जब हम जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जब वो ऐसे खुदाई करता है तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो जो सबसे नीचे वाली है वो सबसे पुरानी होती है, सबसे ऊपर वाली. और दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑल्सो. ठीक है, सुपर इम्पोज किया गया है. दैट दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी यूज इन आर्कियोलॉजी टू स्टडी. ठीक है, ये स्ट्रेटिग्राफी होता है. नाउ दिस ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 इन द लाइन. Among hunter-gatherers group, which social feature is most commonly observed and help reduce risk associated with unpredictable resources? हाँ, क्या कह रहा है भाई? ऐसा कौन सा सोशल फीचर है जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है और हेल्प करता है रिस्क रिडक्शन में एसोसिएटेड विद, अगर अच्छा रिसोर्सेज अगर अनप्रडिक्टेबल हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो रिस्क जो है उसको रिड्यूस करने में ऐसा कौन सा सोशल फीचर है? दिमाग लगाइए कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी पड़ गई है. कमी तो पड़ सकती है, और क्या चीज़ कमी को दूर कर सकती है जब हम एक साथ रहें. कुछ तेरे पास कमी है, कुछ मेरे पास कमी है, सब मिलजुल के खा लेंगे. मेरे ख्याल से तो देख लेते हैं हम. रिजिड हेरिडिटरी कास्ट विद नो मोबिलिटी. नो मोबिलिटी के बेसिस पे तो नहीं है भाई. फ्लेक्सिबल बैंड मेंबरशिप एंड वाइड स्प्रेड शेयरिंग नेटवर्क. ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे. स्ट्रिक्ट इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ ऑल फॉरेजिंग टेरिटरीज. नहीं, ये तो ख़त्म कर देगा, भुखमरी फैल जाएगी. परमानेंट अर्बन सेटलमेंट्स विद सेंट्रलाइज फूड स्टोरेज. नॉट एट ऑल. कहाँ बात आ गई? हंटर गैदरर्स अर्बन सेटलमेंट की कहाँ बात आ गई? तो यही ऑप्शन है मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन बी होना चाहिए. हाँ यही है भाई. दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज फ्लेक्सिबल बैंड मेंबरशिप आप देखेंगे तो हंटर गैदरर्स होते हैं वो बैंड की फॉर्मेशन में रहते थे, कबीला ही उसमें. फ्लेक्सिबल उनकी मेंबरशिप थी एंड एक्सटेंसिव शेयरिंग नेटवर्क्स थे दैट अलाउड हंटर गैदरर्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. आप देख लेना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज 18th in the line. Now, in ethnographic studies of the Kung, Jew, or Huansi of the Kalahari, which subsistence feature is particularly notable? तो ये एक हमारे primitive groups हैं. High dietary diversity from plant food, especially nuts and fruits. ये सही लग रहा है मुझे. Exclusive dependence on large game hunting for protein. तो नहीं है. Exclusive permanent settlement around irrigated rice fields. Not at all. ये कहाँ से आ गए? Permanent settlement. Heavy reliance on monocrop agriculture. ना, यही है भाई इसका पक्का. देख लेते हैं. दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज आर वेल नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाइल्ड प्लांट. ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. Particularly nuts and fruits as a major calorific source. Detailed time allocation and dietary studies have shown that gathering, often done by women, can provide large portion of energy intake. Now next question is 19th in the line. आप इसको देख लीजिए बॉस. क्वेश्चन है फ्रॉम अ हंटर गैदरर एथनोग्राफिक परस्पेक्टिव व्हाट रोल डू रिचुअल्स एंड मिथ. क्या क्वेश्चन है ये? मैंने एग्जैक्टली पैराग्राफ से बनाया है, आप इसको देख लीजिए. ऑफन प्ले इन रिलेशन टू रिसोर्स यूज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. भाई रिचुअल्स और मिथ है, और आप इसको कनेक्ट करेंगे ना
मेरी जो दूसरी प्लेलिस्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, कल्चरल हिस्ट्री की, एंड मैंने उसमें डिफरेंट हिस्टोरियंस की बात करी है, जिसमें एक तो ईपी थॉमसन है, ठीक है, और हमारे क्लिफोर्ड गेट्स है, और रेबिनो है, और कनॉल्टन है, ठीक है, और पीटर बर्क है। तो आप देखना वो वाली वीडियो, उसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा रिचुअल्स और मिथ के बारे में। मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, कल्चरल हिस्ट्री का ये पार्ट होता है। बट ये 11th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट ऑप्शन की अगर देखें, एनसीईआरटी बेस्ड देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। दे फंक्शन ओनली एज एंटरटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन। इथनोग्राफिक, रिचुअल और मिथ, अगर हम इथनोग्राफी के परस्पेक्टिव से देखें तो ये रोल प्ले करेंगे नहीं यार। They are purely decorative, unrelated to substances or social rules. Not at all. They replace the need for any practical ecological knowledge. Not at all. They encode rules about resource access, sharing and ना ये है। ये जो पेंटिंग बनती है, फिर रिचुअल्स होते हैं, मिथ होते हैं, ठीक है। जब एथनोग्राफी उन सब रिचुअल्स और मिथ को देखती है कि वो सोसाइटी कैसे एक मिथ को कैरी कर रही है या रिचुअल्स कोई प्रैक्टिस कर रही है, कस्टम प्रैक्टिस कर रही है, तो व्हाट डज इट मीन है। तो ये क्या है कि रिसोर्स, ये हमको मैसेज देता है, हमारे एंसेस्टर्स का मैसेज देता है, शेयर करो, रिसोर्स एक्सेस करो, टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या है तुम्हारी, ये सब हमें उनके एंसेस्टर्स की जो नॉलेज है वो एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी तरफ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो ये आपका 18th क्वेश्चन, वो ये 19th क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज मेनी हंटर गैदरर्स रिचुअल्स एंड मिथ्स कैरी एम्बेडेड रूल्स एंड नॉर्म्स गवर्निंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, शेयरिंग, obligations, and group territories. They often function as an unwritten code of conduct that regulates behavior in ways that provide social harmony and ecological balance. देख लीजिए, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट ऑफ द सीरीज, 20th क्वेश्चन। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ एथनोग्राफी एनालॉजी इन इंटरप्रेटिंग पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, एथनोग्राफी एनालॉजी से जब इंटरप्रेट करते हैं पेलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की लाइफ को, क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। एथनोग्राफिक एनालॉजी देख लेते हैं। इज़ यूजफुल बट मस्ट बी अप्लाइड क्रिटिकली, रिकग्नाइजिंग डिफरेंसेस एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री एंड कॉन्टैक्ट। ये एनसीईआरटी का लाइन भी है, अगर आप देखेंगे तो यही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एथनोग्राफी में, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस प्लेलिस्ट की मेरी वीडियोस देखना, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर आप देखेंगे एथनोग्राफी में क्या होता है, जो हमारा हिस्टोरियन है, जो स्कॉलर है, वो उन सोसाइटीज़ के बीच में रह रहा है, ठीक है, और उनको अंडरस्टैंड कर रहा है, उन सोसाइटी को उनके कस्टम्स रिचुअल्स के बीच में रह के, एकदम लाइव एग्जांपल उनके बीच में रह के उनको स्टडी कर रहा है। बट क्रिटिकली उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है, दैट दिस नॉलेज, एथनोग्राफिक एनालॉजी, इट शुड बी अप्लाइड क्रिटिकली, रिकग्नाइजिंग डिफरेंसेस इन। हम लोग उससे एक जनरलाइज्ड या फिर कंप्लीट ट्रूथ की तरफ नहीं जा सकते। हम लोग केवल और केवल एक उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर जगह का या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही ट्रुथ निकाल सकते हैं। तो वो हमको, जो स्कॉलर उस चीज़ को स्टडी कर रहा है, इस मेथड को यूज़ कर रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो यही इस सही ऑप्शन भी है। नाउ एथनो अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आर नॉट रियल एथनोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज इररिलेवेंट बिकॉज मॉडर्न आर नॉट रियल एनालॉग्स। तो गलत है, रियलिटी तो होती है उसमें, कुछ तो होती है। एथनोग्राफिक डेटा कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली विदाउट मॉडिफिकेशन, नहीं करोगे तो गलत है भाई। हम आज के जो हंटर गैदरर्स सोसाइटीज़ हैं, उनका जो डेटा निकल के आ रहा है वो पुराने में हम नहीं लगा सकते डायरेक्टली। एनालॉजी प्रूव्स दैट ऑल पेलियोलिथिक सोसाइटीज हैड आइडेंटिकल जेंडर रोल्स, नॉट एट ऑल। इसमें मैंने ये क्वेश्चन रूल लगा रखा है कि जेंडर रोल्स कॉमन था या नहीं था, हर सोसाइटी का हर टाइम पीरियड में क्या था, ये हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, राइट क्वेश्चन आप देख लीजिए। रिसर्चर्स एग्जामिन सिमिलैरिटीज इन ecological challenge, mobility patterns, or technological constraints while also considering major differences. For instance, many contemporary foragers they have been displaced to marginal lands, have histories of contact and trade, and may adopt new technologies. Therefore, critical use of analogy emphasize mechanisms and variability rather than assuming direct continuity. तो आप ये देख सकते हैं, एंड ये हमारा रफली ब्रशअप हो गया है आज के लिए। 20 क्वेश्चंस मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करें। आप ये वीडियोस मेरी जो प्रीवियस हैं 2 वीडियोस इसी चैप्टर पे आप देखिएगा, आपको अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा। एंड देन दोज वीडियोस शुड बी फॉलोड बाय दिस एमसीक्यू वाला वीडियो ऑल्सो। 20 क्वेश्चन है, अगर आप
और काफ़ी मैंने कंसेप्चुअल बेस्ड बनाए हैं। ठीक है, आप इसको ब्रशअप करिए अपनी नॉलेज, आपके कंसेप्ट भी ब्रशअप हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।